नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वर्गीय पिता शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। पिता की स्मृति में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। बड़ी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिक। तो खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री, पिता की स्मृति में सैनिक सम्मान ये समारोह जिसमें शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम। आज हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। गणेश जोशी जी ने कह दिया, रिपीट नहीं करना। तो देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं खटीमा और ऐसे में स्वर्गीय पिता शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि में पहुंचे, जहां पर पिता के स्मृति में सैनिक सम्मान ये समारोह और यहां पर सम्मान भी दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सैनिक भी यहां पर पहुंचे हैं। तो स्वर्गीय पिता शेर सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पिता की स्मृति में सैनिक सम्मान समारोह का यह आयोजन जिसमें पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो खटीमा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहने का मौका इस समय नहीं है। तो स्वर्गीय पिता की पुण्यतिथि में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और पिता की स्मृति में सैनिक सम्मान समारोह भी यहां पर हुआ है जिसमें पहुंचे मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि इसमें पूर्व सैनिक भी इसमें पहुंचे हैं। और मैं पुनः और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सरकारी स्कूलों में घटते छात्रों पर एक्शन में धामी सरकार। घटते छात्रों की संख्या की जांच करेगी धामी सरकार और जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर। और ऐसे में आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में घटते छात्रों पर एक्शन में धामी सरकार। घटते छात्रों की संख्या की जांच भी करेगी धामी सरकार। जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति भी गठित की है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो समिति है वो मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर घटते छात्रों की संख्या की जांच करेगी धामी सरकार और जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच समिति भी गठित। और ये जांच समिति मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो सरकारी स्कूलों में घटते छात्रों पर एक्शन में धामी सरकार और घटते छात्रों की संख्या की जांच करेगी धामी सरकार। और चलिए रुक करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल गाड़ियों से ग्रीन कार्ड। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु अपनी गाड़ी का बनवा सकते हैं ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। लोकल गाड़ियों का कार्ड 30 नवंबर तक मान्य। बाहरी राज्यों की गाड़ियों का जो कार्ड होगा वो मात्र 15 दिन के लिए मान्य होगा। तो ऐसे में कार्ड बनवाने के लिए देखिए, लोकल गाड़ियों का जो कार्ड है वो 30 नवंबर तक मान्य होगा, जबकि जो दूसरे राज्यों से यानी कि बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां आएंगी उनका कार्ड मात्र 15 दिन के लिए मान्य होगा। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल गाड़ियों के कार्ड और श्रद्धालु बनवा सकते हैं गाड़ियों का ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन और इसी के साथ लोकल गाड़ियों का कार्ड 30 नवंबर तक मान्य है। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक अब देखने के लिए संस्कृति विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बात पर संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह लगाए गए साइन बोर्ड में प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और इसके अलावा यात्रियों के लिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को लेकर एक पुस्तिका भी निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, सभी यात्री चारधाम यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट में पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसका भी खासा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए हमने पूरे हर प्रकार के स्थान पर जो हमारे जो साइन बोर्ड लगेंगे वो उनकी भाषा में जो यात्री आते हैं, कई बार उनको अलग अलग, क्योंकि मैंने जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अधिकतर आते हैं तो उन्हीं की भाषा में और हमारे जो जितने भी साइन बोर्ड रहेंगे उनकी भाषा में उनको समझाते हुए कि यहाँ की जो देवभूमि की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन जो खान पान है उसको लेकर हम एक पुस्तिका भी बनाने जा रहे हैं। साथ में उनको जहाँ जहाँ जो हमारे रेस्टोरेंट जहाँ स्थान पर रहेंगे वहाँ पे उनके लिए भोजन की जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है उनका अलग से वो स्वाद ले सकते हैं। इसके लिए भी हमने होटल के जो व्यवसायी हैं उनसे अनुरोध भी किया है कि उस प्रकार का करें। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून में तेल और गैस की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया है और आज से इनके दाम भी बढ़ गए हैं। गैस 50 रुपए महंगी तो तेल की कीमतों में भी 1 से 2 रुपए का इजाफा हो गया है। ऐसे में बीजेपी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आई तेजी का असर मान रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी का कहना है
कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसका असर भारत और उसके राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आती है तब बीजेपी शासित सरकारों में भी मूल्य कम भी किए जाते हैं, जबकि कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं होता था। देखिए, तेल और गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के कारण हुई हैं। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहता है कि हम आम जनता को पर इसका कम से कम बोझ पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसमें चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे अन्य तरह के उपदान लाभ देने की बात हो। और पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें कम होती थी तो कभी भी आम जनता को और आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जाता था। तो देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का 30 अप्रैल से आगाज होने वाला है। इसको लेकर धरातल पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चमोली जिले का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने कमेड़ा से लेकर बद्रीनाथ धाम के यात्रा मार्ग में स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कों की स्थिति, पार्किंग स्थलों, भूस्खलन संभावित क्षेत्र और साथ ही रजिस्ट्रेशन के अलावा स्क्रीनिंग केंद्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। तो उधर चमोली में चिकित्सा, स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के सचिव और चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिले में कमेड़ा से बद्रीनाथ तक सड़क, स्वास्थ्य और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रामा सेंटर, कर्णप्रिया, गमेला मैदान और गोचर का भी यहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। वहीं उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं के स्टॉक सहित अन्य आवश्यक उपकरण रखने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। साथ यहाँ पे नंद प्रयाग में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्लाइड जोन है। पिछली बार भी यहाँ पे काफ़ी डिब्री, मलबा वगैरह आया था, जिसके वजह से जो है यात्रा मार्ग जो है अवरुद्ध हुआ था। और यहाँ पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल, ताकि यात्रा मार्ग जो है इमीडिएटली सुचारू हो, तो उसके दृष्टिगत अभी टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट है और बाकी जो रोड कटिंग वगैरह का काम है, ये भी 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उधर धर्मनगरी हरिद्वार से मीट की सभी दुकानें शिफ्ट किए जाने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए हरिद्वार नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने प्लान भी तैयार कर लिया है। मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार की माने तो हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मौजूद मीट की सभी दुकानों को यहां पर सराय पर बनी नगर निगम की नवनिर्मित दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार के अनुसार ये फैसला धर्मनगरी हरिद्वार की मर्यादा और ज्वालापुर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। नगर निगम के द्वारा शॉप्स निर्मित की जा रही है। टोटल 57 शॉप्स सराय में निर्मित की जा रही है, जो निर्माणाधीन है और काफ़ी हद तक वो निर्मित भी हो गई हैं। तो जो हमारे लाइसेंस्ड जो शॉप्स हैं और जो अन्य दुकानें भी हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वहाँ उनसे बात करके जो भी वैध जो लोग हैं, जो जिस तरह से चला रहे हैं, उनको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार के श्यामपुर में एक मकान में ब्लास्ट हुआ है, जहां पर तेज धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। धमाके से घर की खिड़कियां और जो दीवारें हैं वो भी टूटी हैं। एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। तो आपको बता दें कि तेज धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। और इतना ही नहीं, धमाके से घर की खिड़की और देखिए दीवारें भी टूटी हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में 4 लोग घर के इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धमाके से घर की खिड़कियां, तस्वीरें आप देख रहे हैं, खिड़कियां टूटी हैं, दीवारें भी टूटी हैं। बहुत तेज धमाका हुआ और इस वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। तो धमाके से घर की खिड़कियां और दीवारें टूटी हैं। हरिद्वार के श्यामपुर में एक मकान में ब्लास्ट हुआ है। वो तो पता लगाने वाले लगाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज मैं स्टोरी नहीं सोच, मेरे साथ घट रहा हुआ, तो आराम से सोता है। किशन सिंह नेगी गाजी वाली में रहते हैं। उनके घर के भाई ये उनके एक पोर्शन जिसमें उनका बेटा दिनेश सिंह नेगी अपने परिवार से जो रहता है, उसमें आज सुबह 4-4:30 बजे ब्लास्ट हुआ था।
ब्लास्ट में उनका कमरे की किचन जो है पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे जो मामूली रूप से घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। तो वही देहरादून में नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी ने गरीब असहाय बच्चियों को यहां पर चेक वितरण किए हैं। साथ ही योजनाओं के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले के बाद यहां पर निर्धन असहाय अनाथ जो छात्राएं हैं आगे की पढ़ाई उनकी आसानी से हो सके, इसको लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक और कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वार खोल दिए हैं। देखिए, फैमिलीज़ में कई ऐसे हालात होते हैं, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो जाते हैं जिस पे इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज़ का नियंत्रण नहीं होता। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फेट और डेस्टिनी। पर ऐसे में चलते हुए एज ह्यूमन एंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा दायित्व है कि जो ऐसी बालिकाएं हैं जिनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं या कुछ ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस हो गए हैं फैमिलीज़ में, उसके चलते उनकी पढ़ाई ना रुके। तो वहीं ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हाल ही में निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभू पासवान के ज्योति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर दायर याचिका पर निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को 4 सप्ताह के भीतर मेयर के ज्योति प्रमाण पत्र की जांच पर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद मेयर की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ाता है। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दायर याचिका में ये भी कहा गया है कि मेयर पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का बताया था, जिस पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। उधर टिहरी में इस वक्त लोग पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि जल संस्थान विभाग ने पानी का कनेक्शन काट दिया है। अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद आम आदमी को परेशान करना नहीं है, उपभोक्ता पानी का बिल जमा कर सके, इसीलिए कनेक्शन काटे गए हैं। लगातार ग्रामीणों की तरफ से पानी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। ये भी बताना चाहूँगा, राजस्व वसूली के लिए ही हम लोग जो कनेक्शन काटने का या इस टाइप का पानी बंद करने का कार्य करते हैं, वो किसी को परेशान करने की दृष्टि से नहीं होता है। वो केवल एक नैतिक दबाव बनाने हेतु होता है कि आपका इतना लंबित जल मूल्य देयक हो गए हैं या सीवर देयक हो गए हैं, तो उसको आप शीघ्र शीघ्र जमा करें। इस समय ये भी था कि दिसंबर के माह में हमें एक जियो आया था जिसमें कि हमारे जो भी विलम्ब शुल्क हैं उपभोक्ताओं के, वो 100% माफ थे, जिसका लाभ लेने के लिए हमने प्रचार प्रसार भी किया, अधिक से अधिक लोगों को बताया इसके बारे में। आप लोगों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें कई सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने अपने जो पुराने लंबित जल मूल्य देयक थे उनको जमा किया, जिसके कारण हमारी वसूली लगभग 9 करोड़ के आसपास हो गई। और खबर गैरसैंण से है, जहां पर बूंद बूंद की किल्लत है और पानी की समस्या पर जल संस्थान के रवैये से लोगों में गुस्सा है। इस मामले में काम न होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चेतावनी दी है, क्योंकि लोग कई बार विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं। बावजूद उसके अभी तक विभाग द्वारा इन शिकायतों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। गैरसैंण नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने जल संस्थान विभाग को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर अगर पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं की जाती है तो वो नगर क्षेत्र की जनता और साथ ही सभासदों को साथ लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। गैरसैंण में जो पानी की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनता दिन प्रतिदिन पानी को लेकर काफी परेशान है। जिस प्रकार से जल संस्थान ने हमें आश्वासन दिया था कि हम मार्च तक ये जो पाइपलाइन सिलकोट वाली है उसका कार्य समाप्त कर जनता को पानी दे देंगे, लेकिन आज मार्च भी चले गया। तो मैं आज एक पत्र के माध्यम से मैंने जल संस्थान को साफ साफ चेता दिया है। एक्शन महोदय को भी मैंने कॉल करके बता दिया है, यदि 1 हफ्ते के अंदर गैरसैंण में जो सिलकोट पाइपलाइन जो जोड़ी गई है उसका पानी नगर वासियों को नहीं मिलता, नगर की जो जल आपूर्ति की समस्या है अगर वो पूरी नहीं होती है, तो मैं स्वयं क्षेत्रीय जनता के साथ, यहाँ के सभासद गणों के साथ जल संस्थान और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर धरने पे बैठूंगा। तो उधर 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यवसायों और साथ ही उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन व्यवसायियों को देने का प्रावधान है, जो कि छोटे व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर रहा है। नई टिहरी हनुमान चौक के किराना स्टोर चलाने वाले
शोभित जैन ने बताया है कि उनकी पहले छोटी सी दुकान थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया और उनको लोन मिलने में के बाद उनका जो व्यवसाय है वो दोगुना हो गया। अब उनका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसके लेकर उन्होंने कहा कि उनकी अब आमदनी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे नंद प्रयाग में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्लाइड जोन है। पिछली बार भी यहाँ पे काफ़ी डिब्री मलबा वगैरह आया था, जिसकी वजह से जो है यात्रा मार्ग जो है अवरुद्ध हुआ था। और यहाँ पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट। और अब खबर नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य जनपद के 1 से 19 साल आयु वर्ग के सभी बच्चों को कृमि जो संक्रमण है उससे मुक्ति दिलाना है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य, पोषण, विद्यालय उपस्थिति और समग्र जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इस अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पॉलिटेक्निक, ITI, मदरसों और अन्य उच्च शिक्षण जो संस्था हैं उनमें निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को यहां पर उनका इलाज और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HC पंत ने इस अवसर पर जानकारी भी दी है। और साथ ही जिले में इस अभियान के तहत लगभग 3,80,000 बच्चों को दवा खिलाई गई और इसके लिए आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये पहल भी की जा रही है। 3,80,000 के आसपास लोगों को कृमि की दवाई खिलाई गई, एल्बेंडाजॉल, जिससे कि उनकी कृमि मुक्त रहें वो और उनके स्वास्थ्य पर असर न पड़े। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं आगे, मतलब बच्चों को? बच्चों में एनीमिया है, पुअर मल एब्जॉर्प्शन है और विटामिन की कमी है। ये अगर कमी रहता है तो होती है, और अगर ये दवाई खाने के बाद उनको ये सब कमी दूर होगी, उनका डेवलपमेंट ठीक से होता है और शारीरिक विकास भी अच्छे ढंग से होता है। उधर उत्तरकाशी के चिनियाली सोड़ ब्लॉक में भी मथोली गांव की महिलाएं अब अपने पारंपरिक गौशालाओं को होम स्टे में बदल रही हैं। इसे एक बड़ा कदम यहां पर माना जा रहा है। महिलाओं ने इसे ब्यारी नाम दिया है और इस पहल से न केवल वो अपनी आजीविका को सशक्त बना रही हैं, बल्कि गांव में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही हैं और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परंपरा और कृषि कार्यों से भी उन्हें परिचित करा रही हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनिला पवार और मैं मथोली की रहने वाली हूँ। और हमने यहाँ पे एक 2022 में एक छोटा सा होम स्टे खोला था, जिसका नाम बुआरी गांव रखा। बुआरियों के नाम से, मतलब महिलाओं के नाम से रखा। और यहाँ पे सारा काम महिलाएं ही करती है। सारा होम स्टे ऑपरेट महिलाओं के ही द्वारा होता है। जैसे गेस्टों को लाना, उनको उनके लिए खाना बनाना, उनको ट्रैक पे ले जाना, विलेज टूर करवाना, सब कुछ यहाँ की महिलाएं ही करती है। क्योंकि महिलाओं के नाम पे हमने इसलिए रखा था कि यहाँ पे हमारी पहले एक छोटी सी छानियाँ थी जहाँ गाय भैंस रहते थे और हमारी सासू माता करती थी यहाँ पे काम, मतलब वो भी बुहारी थी। तो मेरी सास जी गुजर गई तो उन्हीं के नाम से हमने क्यों यहाँ पे बुहारियों के ही नाम से हमने ये बुहारी गांव रखा था, उनके ही नाम से। और खबर रुद्रप्रयाग कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर 40 साल का आरोपी किशोरी से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसका किशोरी के नाबालिग भाई ने विरोध किया। और इस बात से गुस्साए 40 साल के आरोपी ने अपने 60 साल के पिता के साथ मिलकर किशोरी के नाबालिग भाई का कान काट दिया। घटना के बाद परिजन घायल लड़के को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उसे बेस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग SP ने मामले में कार्रवाई की है। तो उधर दिनेशपुर के उदयनगर में बीती रात एक युवक की बाइक खंबे से टकरा गई और इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की है। मृतक की पहचान मुकेश मंडल के रूप में हुई है, जो कि मजदूरी का काम करता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लगभग 6 बजे के करीब होता था, तो उस समय सुंदरपुर से एक फ़ोन आता है हमारे देवू अंकल के। उन्होंने सूचित किया कि प्रधान जी यहाँ पे मौके पे आइए और यहाँ पे रास्ते में रात कोई एक घटना घटित हो गई है, जिसमें लगभग 20 से 25 साल का युवक मृत अवस्था में पड़ा है। पल्सर गाड़ी के साथ पड़ा है, जो गाड़ी बुरी अवस्था में क्षतिग्रस्त हुई पड़ी। गाड़ी की शिनाख्त तो युवक की अभी तो कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, पर गाड़ी की शिनाख्त से ये पता लग रहा है कि गाड़ी काली नगर की है।
युवक की जो आयु रही होगी, युवक की आयु 20 से 25 साल रही है। हमारे भाभी ने देखा कि गाड़ी पड़ी है, तो अब मैं दौड़ के जाके देखा गाड़ी तो नहीं, गाड़ी के ऊपर एक्सीडेंट कोई मरा पड़ा था, तो हमने देखा तो मर गया। उसके बाद जो है हमने साइड में मनोज का घर है, उनको बुलाया, सबको बुलाया, इकट्ठा किया। उसके बाद हमने प्रधान को फ़ोन किया, फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, तब जाके बाद में सबको पता चला। उसने अभी पता नहीं चला, सिलेक्ट नहीं हुआ, खाली ये पता चला कि गाड़ी का जो कागज़ देख के पता चला कि कालीनगर का कोई बंदा है। तो उधर हरिद्वार जिले की रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने भी अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का भांडाफोड़ किया है, जहां पर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए 16 दोपहिया वाहन और उनके पार्ट्स बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपियों के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने भी बताया है, और यहां पर निर्देश पर जिले के संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के लिए चलाए जा रहे अभियानों में भी पुलिस को कड़ी यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक ये अच्छा कार्य नाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है। और उधर काशीपुर में मां हाट कालिका की 14वीं यहां पर भव्य शोभा यात्रा निकली है, जहां पर नगर के अलग अलग रास्तों से ये शोभा यात्रा निकाली गई है। श्रद्धालुओं ने मां भगवती की पूजा अर्चना कर यात्रा का स्वागत किया है। मोहल्ला सिंघान घास मंडी स्थित महामाई के मंदिर से भव्य ये शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। तो वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि सिंघान, होली चौक, रतन रोड, महाराणा प्रताप चौक, कोतवाली रोड और मेन मार्केट होते हुए महामाई के मंदिर पर पहुंचकर इस यात्रा का समापन हुआ है। और इस यात्रा में श्री राधा कृष्ण का नृत्य और महाकाली का अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा के समापन पर रात में मां भगवती का जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। जैसा कि ये माँ का पर्व करीबन इसका 14वां जगराता है माँ का, और शोभा यात्रा को अभी कुछ ही समय हो रहा है, और उसी तरह से आज शोभा यात्रा, माँ की शोभा यात्रा निकाली है। बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न शोभा यात्रा आज के संपन्न हुई है, और सभी भक्तों ने काफी अच्छा सहयोग दिया है। सब भक्त जितने भी बाहर के आने वाले दरबार है, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और सभी ने मनोरंजन किया है, अपना उत्साहवर्धन किया है, और सबसे बड़ी बात है कि भक्तों का हमें सहयोग बहुत मिला है। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर एसएसपी आयुष अग्रवाल ने ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया है। टिहरी पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में एक वाहन सीज करके एक चालक को गिरफ्तार किया और साथ ही टैक्सी चालकों को यातायात से जुड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन ने यातायात नियमों का सख्त पालन करने के विशेष अभियान ये चलाया है। उधर देवभूमि के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, जहां पर मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी भी दी है। साथ ही बता दें कि लोहाघाट के यहां पर देवराड़ी बैंड और खूनाबोरा क्षेत्र में भी तेज गरज के साथ में बारिश और हल्की ओलावृष्टि हुई है। क्षेत्र में हुई बारिश से मौसम सुहावना होने के साथ साथ ठंडक में भी बढ़ोतरी हुई है। के लोहाघाट में बारिश हुई है और आपको बता दें कि ओलावृष्टि भी हुई है, और इस बारिश की वजह से ठंड भी यहाँ पर बढ़ी है, यानी कि तापमान में गिरावट देखी गई है। तो खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर स्वर्गीय पिता शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि में पहुंचे हैं और पिता की स्मृति में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। सुनता था, बड़ा चाव आता था, और उन कथाओं को सुनकर ऐसा लगता था कि सेना में साधारण मनुष्य नहीं जाता। सच में जो सेना में जाते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं होते हैं, बल्कि वो महामानव होते हैं। महामानव होते हैं। आज मैं सेना में नहीं हूं, परंतु अपने वीर सैनिकों को आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रक्षा क्षेत्र में आज नए नए सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर बहुत हर्ष की अनुभूति होती है। आप सभी को 2014 से पूर्व का कालखंड याद होगा, जब सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास होता था। अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे कि जब सीमा पार से
दुश्मन की गोली आती थी, आतंकवादी की गोली आती थी, अलगाववादी की गोली आती थी, जिहादी की गोली आती थी, तो वहां पर सेना के लोगों को गोली का जवाब गोली से देने का आदेश नहीं होता था। उनको आदेश लेना पड़ता था भाइयों बहनों, महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन आदेश नहीं आता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने कहा कि जब सैनिक युद्ध करते हैं तो उनको कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अगर गोली आएगी तो गोलों से जवाब देने का काम भारत की सेना करेगी। यह इस प्रकार का परिवर्तन हो गया भाइयों बहनों। परंतु आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना के पराक्रम और बलिदान को आज सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आज भारतीय सेना को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हजारों करोड़ तक आज हमारा रक्षा का निर्यात पहुंच गया है, आने वाले सालों में लाखों करोड़ तक पहुंचने वाला है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक ओर शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि, और यह अनुग्रह राशि भी मुझे याद है जब हमारे सौरभ बहुगुणा जी यहाँ बैठे, इनके पूज्य पिताजी मुख्यमंत्री थे और मैं उस समय यहाँ से खटीमा से ही विधायक चुनकर मैं विधानसभा पहुंचा आप सबके आशीर्वाद से, तो मैंने ही सबसे पहले वह प्रश्न किया था, अजय भट्ट जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे उसमें, कि पूरे देश के अंदर यह व्यवस्था थी कि कोई भी सैनिक उनका बलिदान होता है तो उनके परिजनों को इतनी अनुग्रह राशि मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में वो व्यवस्था नहीं थी भाइयों बहनों। 2012-13 में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई और 10 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। लेकिन इस बार अभी जिस दिन यहाँ बाढ़ आई थी, खटीमा में बाढ़ आई थी, मैं, अजय भट्ट जी और गणेश जोशी जी तीनों लोग यहीं थे। अचानक मुझे और गणेश जोशी जी को जाना पड़ा, जो गढ़वाल राइफल्स के हमारे 5 रणबांकुरे जिनका बलिदान हुआ था कश्मीर के अंदर, उनका पार्थिव शरीर आ रहा था और उस पार्थिव शरीर आने के समय हमको वहां पर होना था। हम लोग यहां से गए और जब हम वहां 4 बजे पहुंच गए, 1-1.5 घंटे तक हमको इंतजार करना पड़ा और इतनी देर में मेरे मन मस्तिष्क पर विचार आया कि अभी तो जवान, किसी की उम्र 23 साल, किसी की उम्र 25 साल, किसी की 30 साल और सब 30, 32, 35 साल से छोटे सारे, और उनका बलिदान हो गया। ध्यान में आया कि इनके परिवार के लोगों का कैसे काम चलेगा आगे, उनकी सहायता होनी चाहिए। और बैठे बैठे मैंने गणेश जोशी जी से कहा कि जोशी जी आप बताइए, आप खुद सैनिक रहे हो, क्या हम इस राशि को कितना बढ़ा दें? ये हुआ कि अभी 10 लाख है तो 20 लाख कर दें, फिर ये हुआ 30 लाख कर दें, फिर मन में आया कि 30 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, इसको हमें 50 लाख करना चाहिए भाइयों बहनों। और वहीं मैंने घोषणा करी और उसके बाद हमने इसकी अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन एंड डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि पहले केवल 2 वर्ष होती थी, उसको